बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ आई के साथ मैं इफ्तिखार शिराजी। 4 दिनों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में 5 दहशतगर्द हमले। लगता यह है कि दहशतगर्दी की एक नई लहर शुरू हो चुकी है। पहले कराची, उसके बाद क्वेटा, फिर लाहौर और आज पेशावर में एक और दहशतगर्दी के हुआ है। और न सिर्फ यहाँ पे बल्कि मोहम्मद एजेंसी में भी कहा यह जा रहा है कि 5 खुदकुश बमबारों को मार दिया गया है। वहाँ पे हमला नाकाम बना दिया गया है। सिर्फ ये नहीं बल्कि पहली बार आज़ाद कश्मीर के इलाके में भी बताया जा रहा है कि वहदतुल मुस्लिमीन के सेक्रेटरी जनरल हैं अलामा तसव्वुर जवादी साहब, उनके ऊपर भी कातलाना हमला हुआ है और वो शदीद ज़ख्मी हैं। अगरचे पाकिस्तान की फ़ौजी और सियासी क़यादत ये क्लेम कर रही है कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब के बाद दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई है, वो अब भाग रहे हैं और वो नाकाम हो चुके हैं और पाकिस्तान इस मसले से छुटकारा हासिल करने जा रहा है। लेकिन इन 4 दिनों में इतने बड़े वाक़यात ने एक दफ़ा फिर ख़तरे की घंटियाँ बजा दी हैं और लगता यही है कि दहशतगर्द अभी तक मौजूद भी हैं, मुनज़्ज़म भी हैं, उनका नेटवर्क मौजूद है और वो जहाँ चाहें जिस वक्त चाहें कार्रवाई कर सकते हैं। सवाल ये उठते हैं कि फिर नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो चीज़ें तय की गई थी वो अब तक क्यों नहीं हो पा रही। वो कोर एरियाज़ जिनको फौरी तौर पर एड्रेस करना चाहिए था, उनको एड्रेस करने में इस कदर हिचकिचाहट क्यों महसूस की जा रही है। अगर कोई मुश्किलात हैं तो उनको दूर करने के लिए वो कोशिशें क्यों नहीं हो रही कि जो होनी चाहिए। और साथ में यह है कि अगर फ़ौजी और सियासी क़यादत कहीं ना कहीं सेम पेज पे नहीं है तो एक पेज पे आने के लिए हिचकिचाहट का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है, क्यों इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए एक यूनिटी नज़र नहीं आ रही कि जो होनी चाहिए। हम अगर देखें तो जस्टिस काजी फाजिसा की रिपोर्ट में भी इस बात का इजहार किया जा रहा है कि शायद अगर बलूचिस्तान में कहीं पुलिस दहशतगर्दों को एनसर्कल करती है और मदद के लिए FC को बुलाया जाता है तो 3 घंटे की कोशिशों के बावजूद मदद के लिए वो वहाँ पे नहीं पहुँचती। तो लगता यही है कि वो एक यूनिटी नज़र नहीं आ रही सिक्योरिटी इदारों के दरमियान भी, वो क़यादत के दरमियान भी कि जो रिक्वायर्ड है। और यही वजह है कि शायद क्लेम अपनी जगह पे, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि 4 दिनों के अंदर ये 5 बड़े हमले हुए हैं और उन 5 हमलों में कई जानें भी गई हैं और साथ में अवाम के लिए एक बार फिर ख़तरे की घंटियाँ बज चुकी हैं कि दहशतगर्द अभी तक शिकस्त नहीं खा चुके, वो मौजूद हैं और वो जो चाहें कर सकते हैं। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ शरीक हैं सीनियर तजज़ियाकार हैं डिफेंस के ऊपर इम्तियाज़ गुल साहब, उनके साथ हमें नून लीग से ज्वाइन किया, कराची से रमेश कुमार साहब ने वीडियो लिंक पे हमारे साथ हैं और पेशावर से हमें ज्वाइन किया है साबिक एडवोकेट जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर काजी अनवर साहब ने। सबसे पहले गुल साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, हुकूमती क्लेम अपनी जगह पे, लेकिन ये जो 4 दिनों में ये वाक़यात हुए क्या देख रहे हैं सर? दहशतगर्द तो लगता ये है कि पूरी ताकत के साथ मौजूद हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी मैं समझता हूँ बचगाना बात है इस नौयत का दावा करना कि दहशतगर्द फरार हो रहे हैं या उनकी हमने कमर तोड़ दी है, क्योंकि ये बराह रास्त इसका ताल्लुक हमारे पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात से वाबस्ता है। उनके साथ हमारी जो मफादात की जंग है उसके साथ ये सिलसिला जुड़ा हुआ है। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान बड़ी कामयाबी से फौज और पुलिस ने मिलके कई जगह पे इन दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को एक्सपोज किया है, उनका खात्मा किया है और जिसकी वजह से इन वाक़यात में कमी आई थी। और यही सबब है कि नवंबर से लेके अब तक आज के वाक़यात में कुल 5 बड़े हमले हुए हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है इस नौयत का दावा करना कोई मानी नहीं रखता है। दूसरी बात यह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारा एक जहद मुसलसल है और जब तक इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स यानी वफाकी सूबाई हुकूमतें और फौज और पुलिस मिलकर काम नहीं करेंगी और इसको खारजा पॉलिसी के तनाजुर में नहीं देखेंगे, उस वक्त तक ये हमले यूं ही होते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि कुछ ही दिन पहले जमातुल अहरार ने अपना एक पैगाम जारी किया था और उस पैगाम में उन्होंने अपने अहदाफ की निशानदही भी की थी। उसमें ये ऑपरेशन गाजी उनका कहना था कि वो शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में और उसके तहत उन्होंने वाज़े किया था कि फौज, उसके ज़ैली इदारे यानी लेवीज, कासादार वगैरह, फ्रंटियर कोर और इसके साथ साथ जज, वकील और हुकूमत, मुख्तलिफ हुकूमती इदारे उनकी जद में हैं, क्योंकि उनके ख्याल में ये तमाम अफराद और इदारे एक गैर मुसलमान हुकूमत के तौर पे गैर मुल्की आकाओं
के इशारे पे काम कर रही है। ये मतलब जमातुल अहरार का दावा है और इसी वजह से इसको बुनियाद बनाया है उन्होंने अपनी एक तवील फहरिस्त का, जिसमें उन्होंने अहदाफ का जिक्र किया है। तो मेरा ख्याल है इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जो जाने ज़ाया होती हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अब तक वफाकी हुकूमत की तमाम तर तवज्जो मैं समझता हूँ पनामा पे रही है। आधी काबीना उसका दिफा कर रही है। सूबाई हुकूमत अपने वो भी उसकी शायद काफी सारी तवज्जो, यानी चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, उसकी तवज्जो पनामा भी सही कह रहे हैं कि 8 वज़रा की टीम जाती है और जाके प्राइम मिनिस्टर को और उनके ख़ानदान को डिफेंड कर रहे हैं। बट ठीक कह रहे हैं आपके तरजीहात कुछ और होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त उनका सारा जोर पनामा पे है। जी इम्तियाज़ साहब, बिलाशुबा उसमें देखिए, उसमें होना तो ये चाहिए। ठीक है, पनामा एक वजीर आजम साहब की घराना है, उनको अपने दिफा का हक पहुंचता है। एक आध वजीर वहाँ चला जाए, यहाँ तो पूरी काबीना ने इसका जिम्मेदारी उठा ली। इम्तियाज़ साहब उनका जाती मामला है, वो जाती मामला है, कोई सरकारी मामला तो नहीं है, हुकूमती अमूर का मामला तो नहीं है, जाती मामला है सर। जी मैं यही कह रहा हूँ। देखिए ना, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने शुकूक व शुबहात की बुनियाद पे फौरन इस्तीफा दे दिया है। यहाँ 1 साल से पूरी काबीना अमलन एक जाती वजीर आजम के जाती फेल को दिफा कर रही है। जी रमेश कुमार साहब, सर मैं आपके यही सवाल मैं रमेश कुमार साहब की तरफ लेके जाता हूँ। सर तरजीहात बदलें, बार बार सब लोग यही कह रहे हैं कि आपके तरजीहात पनामा नहीं बल्कि सिक्योरिटी के इशूज़ होने चाहिए। बट अगेन जैसे कहा जा रहा है कि सब लोग वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर उनके ख़ानदान को डिफेंड करने के लिए जा रहे हैं। सर इस वक्त तो पाकिस्तान की सलामती ख़तरे में है, तरजीहात क्या होनी चाहिए हुकूमत की? इफ्तिकार, मैं इम्तियाज़ गुल साहब हमेशा सोबर तरीके से बात करते हैं और मैं उनकी बातें काफ़ी अच्छे तरीके से सुनता भी हूँ और काफ़ी उनकी बातों में जो है मैं समझता हूँ हकीकत होती है। मगर सिंपल में बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने जैसे ही जून 2013 में हुकूमत संभाली है, पहले दिन उसकी तरजीह थी लॉ एंड आर्डर। आपने देखा 30 सितंबर 2013 से पहले कराची को शुरू किया, फिर ज़रब अज़ब को शुरू किया। उसकी पहली प्रायोरिटी ये थी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने वाला और वाहिद ही एक वीएन वाला एक लीडर था जो इस मुल्क को मतलब एक लीडरशिप के तौर पर लेके जा सकता है। और उसने अपनी वीएन के साथ उसने लॉ एंड ऑर्डर को पहली तरजीह दी कि अगर अपने मुल्क को एक इकोनॉमिकली मजबूत करना है, हमें हमारे अपने मुल्क को एक इन्वेस्टरों के लिए एक जो है वो एक फ्यूचर दिखाना है, सारी चीज़ें तब पॉसिबल हैं जब हमारे मुल्क के अंदर अमन होगा। और अमन के लिए किसी भी हद तक जाना उसकी पहली प्रायोरिटी थी। और यही वजह है कि उन्होंने डिफ़िकल्ट फ़ैसले किए। एक मिलिट्री कोर्ट्स का भी डिसीशन उन जमहूरी दौर के अंदर रह के हुए मियाँ साहब ने खुद ने करना, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कन्विंस करना, अभी दोबारा वो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप देखें कि उनकी प्रायोरिटी क्या थी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। रमेश साहब, बात तो है ना कि जो 20 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान बना उसके ऊपर मैं उस पे आ रहा हूं, सिर्फ 4 नुकात के ऊपर शायद जुज़वी अमल दरामद हुआ है। सबसे पहला नुकता था कि कौंसिल बनेगी, नेशनल काउंटर टेररिज्म काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करेंगे। वो कौंसिल आज तक नहीं बन पाई। इसके अलावा जस्टिस फाजिसा की रिपोर्ट बार बार ये कह रही है कि हुकूमत ने वो काम नहीं किए जो उसे करने चाहिए थे। सर अगरचे प्राइम मिनिस्टर की नीयत बड़ी अच्छी है, लेकिन ऑन ग्राउंड तो ये है कि हर साने के बाद एक इजलास, जैसे आज भी इजलास हुआ, उसके बाद ये रिजॉल्व दिखाया गया कि जी नहीं छोड़ेंगे दहशतगर्दों को। लेकिन होता क्या है, एक बात बार बार लोग कहते हैं कि पंजाब के अंदर रेंजर ऑपरेशन हो, बट उसके अलावा से हमेशा खामोशी इख्तियार की जाती है कि नहीं वहां पे तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर वहां पे ऐसा? इफ्तिकार, पहली चीज़ तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि मेरा अपना एक स्टाइल है। आपने अपने इंट्रो में जितनी बात की और जितनी इम्तियाज़ साहब ने बात की, मैं अपने 2-3 मिनट्स के टॉक्स के अंदर सारी चीज़ों को नपेट लेता, मगर इस तरीके से आप बीच में बात करेंगे तो फिर वो टेम्पो टूट जाएगा। आप मेरी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको इन 2 चीज़ों का जवाब मुकम्मल तौर पे मिल जाए तो मैं समझता हूँ फिर आपके क्वेश्चन निकलेंगे नहीं। बात यह हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। मैं कम से कम खुद अपने आप को इतना रियलिस्टिक समझता हूँ, सबसे ज़्यादा मुल्क का मुहब्बे वतन समझता हूँ, सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा पहले पाकिस्तान है। मैंने क्या बात की? मैंने कहा मैं इम्तियाज़ गुल साहब की कुछ बातों से मुतफिक हूँ। क्यों मैंने कहा? इस वजह से कि हमारी जो पहले प्रायोरिटी थी, हमें अपनी ज़ातियात को छोड़ के हमें मुल्क को पहले तरजीह दी थी
अभी भी देनी चाहिए। हमारी आज भी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, क्योंकि एक रोल होता है। आप देखें कि जंजवा साहब को जब हमने एडवाइजर लगाया, क्यों लगाया? जब ये पेशावर के ऊपर दूसरा एक जो मामला हुआ, क्वेटा के अंदर हुआ, तब हमने ये महसूस किया कि इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो चारों सूबों को साथ लेके चल रही है, मगर कोऑर्डिनेशन उस किस्म की नहीं है कि एक इंटेलिजेंस शेयरिंग और नेशनल एक्शन प्लान की 20 पॉइंट एजेंडा के ऊपर अमल। हमने इसी वजह से ज़रूरी समझा कि हम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जंजवा साहब को लगाएं, उसका एक एक्सपीरियंस भी है और इसी वजह से हमने उसको लगाया। हमने वो भी उसके बाद फैसला क्या किया। फर्क पड़ा सर? उसके बाद क्या ठीक, तब्दीली आई? अब आप आ जाएं, देखें उसके बाद क्या हुआ। आप एक केपी के आप बताएं, अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर आज की ये सिचुएशन नहीं चल रही है। ये एक वाहिद बॉर्डर है जिसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, जिसकी वजह से बार बार जो है ये लोग, आप देखेंगे वहाँ से उसी बॉर्डर से जो वो आ रहे हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम हो रहा है। हमने उसी बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी रखी कि वो चेक एंड बैलेंस हो। तो केपी के गवर्नमेंट से जो इमरान खान साहब की तरफ से जो रेजिस्टेंस आई वो भी देखी। परसों जो पंजाब वाला हमला, वो भी आपको देखो कि ये 5 दहशतगर्द मोहम्मद एजेंसी में मारे गए हैं जो खुद कुछ मैं बम मारते यही थे। इन चीजों के ऊपर ही आ रहा हूं। मैं अफगानिस्तान से आए एजेंसी थे हो, और आज चाहे इजलास में पेशावर भी ये हो, कहा कि ये बरह रास्त तो नहीं कहा गया, लेकिन ये कहा गया कि शायद बैरून मुल्क से कुछ साजिशें हो रही है। अफगानिस्तान की तरफ इशारा था। इसमें आज तो कोई शक ही नहीं है ना, आज आपने इसमें डिप्टी एम्बेसडर कोई को भी शक ही नहीं। बुलाया। हमारे मुल्क के अंदर टेररिस्ट जरूर हैं, हमारे मुल्क के अंदर तंजीमें जरूर हैं, मगर हमारे मुल्क के अंदर कोई फंडिंग देने वाला कोई बंदा यहाँ पे नहीं है जो इन टेररिस्ट को फंडिंग दे कि आप जाएं और ये चीज करके आए। ये एजेंडा हमेशा इंटरनेशनल पहले से रही है। हमेशा हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो, हमेशा हमने दूसरे मुल्क की एक एजेंडा के ऊपर पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी हुई है और ये तंजीमें जो है वो फंडिंग बाहर से ये होती रही है। ये आज की बात नहीं है। हमें उन चीजों के ऊपर हमें मुतफिका तौर पे, जैसे हमें ज़र्ब अज़ब के ऊपर हम इकट्ठे हुए थे, आज भी हमें अपने इश्यूज से निकल के, लोग तो यही सवाल पूछते हैं कि कब इत्तेफाक राय पैदा होगा। अगर ये स्टेटमेंट्स के अंदर बड़ा के लिए इत्तेफाक राय नजर आता है, बट ग्राउंड के ऊपर वो एक्शन नजर नहीं आते जिनका ऐलान किया जाता है। आज के इजलास में भी बड़ी रिजॉल्व दिखाया गया है, बट ऑन ग्राउंड क्या है सर? ऑन ग्राउंड तो ये है कि लोग इस मुल्क के तमाम लोग कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर ऑपरेशन होना चाहिए, बट वहां पे नहीं हो रहा। मेरी गुजारिश ये होगी कि इस वक्त मेन जो रोल है वो केपीके का है। केपीके की गवर्नमेंट, वो कैसे? केपीके गवर्नमेंट जो बॉर्डर इस वक्त जो अफगानिस्तान का ज्यादातर जो बॉर्डर है बलूचिस्तान और केपीके से, केपीके गवर्नमेंट का हमें बॉर्डर की मैनेजमेंट तो फेडरल सब्जेक्ट है सर, प्रोविंशियल कैसे होगा? बॉर्डर की मैनेजमेंट फेडरल सब्जेक्ट है, मगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसकी है, उनका तावन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आज भी जो दहशतगर्दी की जो शुरुआत होती है, चाहे फाटा में हो, चाहे केपीके में हो, चाहे ये जो जिस तंजीम का नाम लिया आज उसका ही मैं LRR का मैं आर्टिकल एक पढ़ रहा था और यही बातें आज मैंने सुबह सुबह पढ़ी है। मैं समझता हूँ हमें आंखें खोलनी चाहिए। हमें अपने मुल्क की खातिर अपनी अन्ना को छोड़ के जो जिसके पास मैंडेट है, आज भी इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत, चाहे मुल्क के एक एक इदारे की हिफाजत, सिविल बंदों की हिफाजत, फौज की हिफाजत, इन सब लोगों की, इन सब पूरे पाकिस्तान के हवाले से हमें मिल के आज उसी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हमें काम करना चाहिए। साहब, क्या आपको वाकई लगता है कैसे ये कि बड़ा की रोल है केपीके गवर्नमेंट का, या आपको फ्लॉज कहीं और नजर आते हैं कि उनको एड्रेस करना जरूरी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की रनिंग को डिस्टर्ब करना, अपनी पूरी कर लूं, उसमें गवर्नमेंट की रनिंग को डिस्टर्ब करना भी फिर सूबाई हुकूमत की। मेरा अपना ये ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबों में से खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाला एक इदारा है, जहां पे कुछ मखसूस इस्लाहात के तहत काम किया गया है और इस पुलिस ने फौज के साथ और दूसरे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके साथ मिलके एक इंतहाई गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई है। और ये तमाम आदाद व शुमार बताते हैं, ये मैं बात नहीं कर रहा, इस अमर के बावजूद कि खैबर पख्तूनख्वा घिरा हुआ है, एक तरफ से फाटा से, दूसरी तरफ पाटा जिसको कहते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज, और इसके साथ जुड़े हुए फ्रंटियर रीजन, वहाँ भी वो आधा तीतर आधा बटेर वाले हिसाब है कि आधा कानून है आधा नहीं है पाकिस्तान हुकूमत का। तो इसमें खैबर पख्तूनख्वा इंतहाई मुश्किल जोग्राफियाई सूरत हाल में घिरा हुआ है। उसके बावजूद वहाँ पे जिस अंदाज में जुराइम पे काबू पाया गया, काबू तो नहीं पाया, काफी कमी हुई है, और जिस अंदाज में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई है गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान,
उसको मुअर्रिख यकीनन गैर मामूली कारकर्दगी कहेगा। तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि उस सूबे को वफाक से उसी कदर इमदाद मिले, ताउन मिले जिस कदर फौज उसको फराहम कर रही है, क्योंकि एक इंतहाई मुश्किल इलाका है, 1300 किलोमीटर जुड़ा हुआ है अफगान सरहद के साथ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें बार बार ये कह के हमारे हुकाम गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि हमलावर अफगानिस्तान से आए थे। आप मुझे ये बताइए कि क्या जो मलिक इसहाक मारा गया था, जो लुधियानी साहब थे, ये कोई अफगानिस्तान से आए थे जो इनके पैरोकार यहाँ पे आके दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होते, शिया मुसलमानों को मारते हैं, अहमदियों के खिलाफ हमले करते हैं, पुलिस को मारते हैं? तो हमें ये जो अफगानिस्तान और भारत, हमें इसका मेरा ख्याल है ये मंत्रा छोड़ देना चाहिए, बुनियादी तौर पे तवज्जो इस अमर पे देनी चाहिए कि जो भी यहाँ पे कानून शिकन आता है उनकी पेशबंदी किस तरह की जा सकती है, चाहे वो जुराइम पेशा अनासिर हैं, चाहे वो टेररिस्ट है या इंतहा पसंद हैं, भले वो अफगान है या पाकिस्तानी है, सबको एक आंख से देखना पड़ेगा, सद्देबाब हमें करना चाहिए। सही है। काजी अनवर साहब, आपकी तरफ आता हूँ, अगर आपकी नज़र से जस्टिस फाजिल साहब की रिपोर्ट गुजरी हो तो क्या लगता है अगर ये फेलियर हो रहा है या हम उस तरह कामयाब नहीं हो पा रहे तो जिम्मेदार आपको कौन लगता है कि वाकई जो नुकात उन्होंने उठाए हैं, फिर उनकी तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं, क्या कैसे देखते हैं उस रिपोर्ट को आप? देखिए, उस रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया, निशानदेही की गई कि कहाँ कहाँ लैप्सेस हैं, किस किस से जो है कोताही होती है और किस तरीके से इदारों का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। सही। उसको, उस रिपोर्ट को हमारे वजीर दाखिला साहब ने बाइस कह दिया। अब उस बाइस कहने के बाद जब उनको कहा गया कि आप बताएं कि बाइस किस जगह है, उनको सारे डॉक्यूमेंट दे दिए गए। अभी इम्तियाज गुल साहब ने निशानदेही की। देखें, बात यह है कि इस मुल्क में इदारे नहीं हैं और इदारों को मजबूत नहीं होने दिया जाता, इदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होने दी जाती। यहाँ शख्सियात की जंग है। यहाँ ये है कि ए हुक्मरान है या बी हुक्मरान है, मैं तख्त पे बैठूं, बी बैठे, और फिर वो जो हमारी एक फौज है वज़रा की, उसको लगा दिया जाता है कि आप तहफ़्फ़ुज़ करें हुक्मरान का, न कि रियासत का, न कि अवाम का। तो सिर्फ दावों से हालात काबू नहीं होते। वो आ जाती है बात निशस्तन व गुफ्तन व बर्खास्तन। आप हर मीटिंग के बाद एक एलामिया जारी करते हैं कि हम तखरीबकारी को फेंक देंगे, इनकी नस्लें भी तबाह कर देंगे, इनको इबरत का निशान बना देंगे, लेकिन वो इबरत का निशान बनाने वाले हमें इबरत का निशान बना रहे हैं। वो अपनी मौजूदगी को अमलन जाहिर करते हैं कि वो हर जगह मौजूद हैं और ये उनका चॉइस है कि वो कहाँ पे मौजूद हों और किस तरह एक्सरसाइज करें। तो ये फ्लेवर है, ये रियासत का फ्लेवर है। रियासत को ये मानना चाहिए। देखिए, अकेली फौज ये सब कुछ नहीं कर सकती। फौज के साथ जब तक सियासी अमल शामिल नहीं होगा, फौज की जो कामयाबियां भी होती हैं, उन कामयाबियों का जो फॉलो ऑन होता है वो आपका सियासी अमल है, वो नहीं हो रहा। और यही वजह है कि नेशनल एक्शन प्लान में जो हमने हदफ किए थे वो हदफ इसलिए नहीं हुए, उनमें कुछ बातें ऐसी हैं जहां हमारे सियासी मफादात हैं। मैं जाती नहीं कहूँगा, कुछ सियासी मफादात हैं, सियासी पार्टियों के मफादात हैं, सियासी शख्सियतों के मफादात हैं। तो जब तक ये तजाद ख़त्म नहीं होगा और जब तक हम ये फैसला नहीं करेंगे कि हमें रियासत मुकद्दम है, हमारी शख्सियात मुकद्दम नहीं है। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। इमरान इस्माइल साहब हमें ज्वाइन किया, पीटीआई के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बार बार यही कहा जा रहा है कि शायद तरजीहात का मसला है सबसे बड़ा। इस वक्त पाकिस्तान की सलामती ख़तरे में है। अगरचे ऑपरेशन ज़रब अज़ब के बाद दहशतगर्दी काफ़ी हद तक कम हो गई थी, लेकिन पिछले 4 दिनों में जो कुछ हुआ है इसने एक बार फिर ख़तरे की घंटियाँ बजा दी हैं सर। और हम अभी करप्शन और दीगर मामलात को लेकर चल रहे हैं, बट इस मसले को वंस फॉर ऑल ख़त्म करने के लिए जो सीरियस एफर्ट है, माज़रत के साथ वो कोई जमात भी लगता कि नहीं कर रही उस तरह जैसे करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका।
देखिए बात यह है कि जो सीरियस एफर्ट है वो तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से नज़र आ रही है ऑपरेशन अज़रबैजान के सिलसिले में। जमातें इसमें क्या किरदार अदा कर सकती हैं, वो मॉरल सपोर्ट दे सकती हैं। जमातों के लोग, किसी भी जमात के लोग दहशतगर्दी के फ्रंट पे जाके फिजिकल फाइट, सियासतदानों को पॉलिटिकल ओनरशिप लेनी पड़ती है सर, ओनरशिप लेनी पड़ती है। बिल्कुल ली हुई है जी, जी जी बिल्कुल ली हुई है, सब ने ली हुई है। इसमें मैं किसी जमात को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकता कि फ़लाँ जमात जो है वो दहशतगर्दी के खात्मे में सीरियस नहीं है। एवरीबडी सीरियस, सब अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हैं इसके अंदर। लेकिन आप ये दो इश्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब आप कहेंगे जी जब तक ये दहशतगर्दी के खात्मे की जंग चल रही है तो लिहाजा अगर कोई करप्शन मुल्क में कर रहा है, कोई शख्स या कोई फ़र्द या कोई जमात या कोई हुक्मरान, तो उसके ऊपर आप आंखें बंद कर लें, मट्टी डालें उसके ऊपर और वो उसको करप्शन कर लेने दें। आप अपना फोकस रखें दहशतगर्दी की तरफ, तो ये नहीं होगा। ये चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती हैं। जो करप्शन से पैसा आता है, ब्लैक मनी, वही ब्लैक मनी किसी न किसी राउट से घूम के वापस दहशतगर्दों तक पहुंचता है। कोई शख्स अपना बैंक का चेक काट के दहशतगर्दों के हवाले नहीं करता। तो हमें दहशतगर्दी कर्ब करने के लिए सारी चीज़ों को समेटना पड़ेगा। हमें करप्शन को भी उसी तरह रोकना पड़ेगा जैसे दहशतगर्दी को रोकते हैं। हमारे लिए दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, करप्शन भी और दहशतगर्दी भी। तो दोनों महाज में जंग लड़नी पड़ी है और इस वक्त हम हालत जंग में हैं, जंग लड़ रहे हैं और इस जंग को हम छोड़ेंगे नहीं पीछे। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी प्लान है सर, उसमें एक अहम नुक्ता मदरसा रिफॉर्म्स का भी है। अगरचे इस मामले में सिर्फ सिंध ने कुछ थोड़ा बहुत किया, लेकिन KPK में भी इस हवाले से कुछ काम नहीं हुआ। तो PTI को इस हवाले से भी सोचती है, क्योंकि एक ऐसा सूबा है कि जहाँ से कहा जाता है अफगानिस्तान के साथ सरहद है, और अब तो मुल्क की क़यादत ये कह रही है कि ज़्यादातर जो APS का वाक़या हो या फिर लाहौर का हो या आज फिर मोहम्मद एजेंसी में 5 खुदकुश बमबार मारे गए, तो ज़्यादातर लोग वो कह रहे हैं कि वहाँ से आ रहे हैं। तो वहाँ पे कोई इस तरह के एफर्ट करने जा रही है, क्योंकि अब तक तो हमें कोई नज़र नहीं है ख़ास। देखिए ये सारी चीज़ है फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में। ये जो वहाँ जाहिर है वहाँ पे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ होंगी, वहाँ पे ज़्यादा दहशतगर्द पकड़े जाएंगे जहाँ पे जंग लड़ रहे हैं आप, जहाँ असल जंग हो रही है। ये जंग KPK की जंग तो नहीं है, ये जंग तो पूरे पाकिस्तान की जंग है, बल्कि पूरी दुनिया की जंग है जो पाकिस्तान आर्मी KPK के बॉर्डर के ऊपर लड़ रही है। अब ये कहना कि जी क्योंकि KPK से 5 दहशतगर्द यहाँ मारे गए, पंजाब में तो नहीं मारे गए। और भाई पंजाब में ऑपरेशन करोगे तो मारे जाएंगे ना। कौन कहता है सदर्न पंजाब के अंदर नर्सरीज नहीं है जहाँ पे दहशतगर्दी की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं टेररिस्ट, जहाँ से आपने देखा छोटू गैंग को पकड़ने के लिए पाकिस्तान आर्मी की ज़रूरत पड़ जाती है, जहाँ पुलिस जो है वो अपने आप को बेबस महसूस करती है, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा देते हैं कि जी नैब इधर ना आए, वो जी आपने इधर नहीं आना, इधर हमारे पास रेंजर्स का ऑपरेशन नहीं होगा, रेंजर्स का ऑपरेशन सिर्फ कराची में होगा। इमरान इस्माइल साहब एक धरना, एक रायबंद में एक धरना ऑपरेशन के लिए भी दे देना, आप करप्शन के लिए तो देते रहे, एक धरना इसके लिए भी हो जाएगा जी, उसके लिए भी धरना। फिर वही बात होगी। देखिए बात यह है कि हम अभी तो हमने पहले डिमांड तो करें ना, या पहले डायरेक्ट धरने से शुरू कर दें। अभी हमने डिमांड की है कि पंजाब में थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान के अंदर, नॉट ओनली पंजाब, पूरे पाकिस्तान में यकसा ऑपरेशन होना चाहिए जो क्लीन अप ऑपरेशन टेररिस्ट से हम जान छुड़ाने की करें। और इस वक्त पंजाब जो है वो नर्सरी बना हुआ है, अमाज का बना हुआ है, जहाँ पे न सिर्फ टेररिस्ट पनप रहे हैं बल्कि हुकूमती वज़रा, वजारत में बैठे हुए, हुकूमत के अंदर बैठे हुए वज़रा उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो बाकायदा अपनी गाड़ियों में लेके घूमते हैं इलेक्शन में, उनके नाम लेके उनको सपोर्ट करते हैं। वो तो मामला इस तरह नहीं चलेंगे कि जब तक कुछ इस्लामाबाद में कुछ मुलाकातें क्लियर ऑपरेशन नहीं हो सकता, जब तक एक क्लीन और क्लियर ऑपरेशन नहीं होगा। राना सनाउल्लाह की बात कर रहा हूँ मैं। राना नोन आदमी है, कौन नहीं जानता कि राना सनाउल्लाह के जो कलरम जमातों के साथ ताल्लुकात हैं, कौन नहीं जानता इस बात को, सब जानते हैं। सही सर, एक अब चलते हैं हम थोड़ा सा पानामा की तरफ। और आज की दोबारा 2 हफ्तों के बाद जज्म सईद की सेहतयाबी के बाद आज दोबारा समाअत शुरू हुई है पानामा केस की। और उसमें आज जो जजेस के रिमार्क्स थे वो ये थे कि इतनी तवील समाअत के बाद भी आज तक हम पूरा सच नहीं सुन पाए, हमें मालूम नहीं हो सका। और साथ में जो 8 सवाल थे अदालत की तरफ से, उन 8 सवालों के जवाब देने के बजाय हसन और हुसैन नवाज़ के जो वकला हैं, वकील हैं सलमान कमराजा, उन्होंने कुछ ख़ुद सवाल उठा दिए हैं अदालत के इख्तियार समाअत और कुछ और चीज़ों के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा था, एक तो ये कहा है कि मज़ीद कोई दस्तावेज़ात फ़राहम करना अब हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, और साथ में ये कि दस्तावेज़ात जो उन्होंने फ़राहम किए हैं उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत क्योंकि पेश नहीं किया गया, तो ये भी चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए अदालत को। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि क्या अदालत बग़ैर सबूत किसी नतीजे पे पहुंच सकती है, गोया कि क्या आप जजमेंट भी दे सकते हैं इस केस में, और क्या अदालत नैब ऑर्डिनेंस के तहत
करप्शन के मुकदमे का ट्रायल कर सकती है? क्या आपका अख्तियार समात है भी सही कि नहीं, और क्या ट्रायल के बगैर सज़ा दे सकती है? क्या आप सज़ा भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? और साथ में ये भी कि क्या आपको कोई केस सुनना चाहिए या किसी कमीशन के पास या किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास इस मामले को भिजवा देना चाहिए? तो जो 8 सवाल अदालत ने पूछे थे उसके जवाब में उन्होंने ख़ुद अदालत से कुछ सवाल पूछ लिए हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, और पहले मैं चलूँगा काजी अनवर साहब के पास। काजी साहब, क्या लगता है आपको कि मामला अब किस तरफ जा रहा है? क्या अदालत आपकी इशू को किसी कमीशन के हवाले कर देगी, या अब तक की समातों के बाद आपको लगता है कि इस पर कोई जजमेंट आ सकती है? देखें, ये इतना बड़ा इशू है, ये इसमें सारी कौम को हैजान में मुब्तला किया हुआ है। और इसमें जो बुनियादी बात है वो बात ये है कि क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ये पैसा जो है पाकिस्तान की कौम का पैसा है, और अगर ये पाकिस्तानी कौम का पैसा है तो फिर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है इस कौम के साथ, और अगर नहीं है तो उस सूरत में यह है कि ये गलत इल्ज़ाम लगाया गया है। अदालत को या तो चाहिए था कि पहले ही दिन अदालत ये कह देती कि इसमें कुछ वाक़याती ऐसी बातें हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, जिनको रिजॉल्व करने के लिए कमीशन की ज़रूरत होगी। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि हम इसको खुद डिसाइड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे, और वो सही भी था कि अगर ये बात डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट से साबित होती है, तो अदालत फैसला कर सकती है। अब डॉक्यूमेंट की हद तक अगर आप जाएं, मियाँ साहब की बात को भी ले लें तो मियाँ साहब ये कहते हैं कि दुबई की हमारी जो फैक्ट्री थी जब बेची तो हमने जद्दा में फिर स्टील मिल लगा दी, और ये जद्दा की स्टील मिल जब बिकी तो ये है वो पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया लंदन में। बाद में जो स्टोरी आई सुप्रीम कोर्ट के सामने तो वो ये थी कि नहीं, जो मियाँ साहब थे, मरहूम मियाँ साहब, मियाँ शरीफ साहब, उन्होंने दुबई की बिज़नेस को ख़त्म जब हो गई तो कतर चली गई। अब नहीं सर अब मुश्किल ये है कि दुबई में फ़रोख्त की जो डॉक्यूमेंट है, लेकिन दुबई से मनी की जो ट्रांसमिशन है कतर को, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं। वो कहते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट कोई नहीं है, ये कैश मनी थी और कैश मनी चली गई। अब कैश का जो है ना वहाँ कोई डॉक्यूमेंट है कि क्या कोई ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट बैंक तो हुआ नहीं, इसके अलावा कोई डीड हुआ, उनके साथ जिनके साथ शराकत थी उनका कोई डीड हुआ, मनी फिर ट्रांसमिट कैसी हुई कि ये मनी फिर चली गई। तो अब ये सवाल तो बार बार अदालत पूछ रही है सर, इसके जवाब नहीं मिल पा रहे, तो ये सवाल तो बड़े जायज सवाल है, आपके ख्याल में जायज नहीं है? बिल्कुल ये बहुत ही जायज है, और मैं ये कहता हूँ कि अब मैं ये समझता हूँ कि शायद वो वक्त आ गया है कि कोई कॉम्पिटेंट कमीशन ऐसा जो जिसमें कुछ बैरूनी ममालिक में भी इन्वेस्टिगेशन होगी, जिससे ये पाकिस्तान की नहीं है, इसमें जो है दुबई इन्वॉल्व है, कतर इन्वॉल्व है, जद्दा इन्वॉल्व है, लंदन इन्वॉल्व है। तो ये, और शायद अगर लिमिटेड पीरियड हो, सुप्रीम कोर्ट अगर फिक्स कर सके कि विद इन 1 मंथ ये कमीशन ये क्वेश्चन है, इनको इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट दे, तो इस मसले का हल निकल सकता है। नहीं तो सारी कौम भी लटकी, और हमारा जो दिफा है, जो हमारी सिक्योरिटी है, वो उसका लैप्सेस इसलिए हो रहा है कि हमारे सारे हुक्मरान फंसे हुए हैं पानामा में। रमेश कुमार साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सर, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है, सारे दस्तावेजात मौजूद हैं। आज उनके और उनके बच्चों के वकील ये फरमा रहे हैं कि 99 में जब कू हुआ उनको कैद किया गया, उनको जलावतन किया गया, तमाम रिकॉर्ड जला दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। कुछ तो वो क्लेम जब कर रहे थे उनके पास कुछ ना कुछ तो होगा। सर, बताने में क्या हर्ज है? मनी ट्रेल भी बता दें, मलकियत के बारे में भी सवाल उठा रहे हैं। आज भी जजेस ने कहा कि एक बच्चे के लिए आपने 4 फ्लैट्स वहाँ पे खरीदे, तो बाद में वकील फरमा रहे हैं कि शायद हमजा भी वहाँ पे रहते रहे हैं तो उनके लिए भी एक फ्लैट था। तो सर, ये इतनी एम्बिग्युइटी क्यों क्रिएट कर रहे हैं? कल को कमीशन बनता है और सच सामने आ जाता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट चीज़ें जाती है, तो फिर क्या होगा? सर, मैं आपके इस सवाल का भी जवाब देता हूं, और 1-2 चीज़ें जो मेरे भाई इमरान इस्माइल साहब ने बातें की हैं मैं उसका शॉर्ट में जवाब दूंगा। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
नेशनल एक्शन प्लान अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो कैप्टन चीफ मिनिस्टर होता है हर प्रोविंस का। आज तक एजुकेशन के अंदर हेट मटेरियल को निकालना एजुकेशन सिलेबस में और हेट स्पीचेस को नहीं होने देना और मदरसों की, ये बिल्कुल कोई इम्प्लीमेंटेशन केपी के गवर्नमेंट के पास नहीं है, बिल्कुल ये ये बात मैंने मेन देखी है। फेल्यूर है केपी के गवर्नमेंट का। और फिर भी इनकी एजेंडा, अगर करप्शन की बात नहीं है, इस 3.5 सालों में एक भी करप्शन का केस पीटीआई ने हाईलाइट नहीं किया है सर, और पनामा नहीं पे आ किसी जाना, सर, मीडिया ने या पनामा पे आ जाना, ट्रांसपेरेंसी सर, इंटरनेशनल ने किया है। पनामा बात पे आ सिंपल जाना, में हम इल्जाम ये बात किसके बात अलावा सिंपल हमने में ये किया है है, कि आप ये लोगों ने पुराने ये जो भी- पनामा का जो केस आया है उसकी बात कर रहे हैं कि भाई ये पनामा के हवाले से ये केस आया, उसको एक एजेंडा बना के बैठे हुए हैं। तो ये कहना कि करप्शन की ये ऐसी कहानियां नहीं है। मैं समझता हूं सबसे पहले पाकिस्तान का जो नारा लगाया, सबसे पहले रियासत होनी चाहिए, सबसे पहले हुक्मरान नहीं होनी सर चाहिए। वो सारी मैं बातें इस ठीक है बात सर, से हम इत्तेफाक सवाल करता नहीं हूं। पूछ रहे रमेश कुमार साहब, हम नहीं पूछ रहे, सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है सवाल सर। अब आता हूं आपके क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, पनामा के हवाले से पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना पुरानी बातें रिकॉर्ड के साथ, जिस एविडेंस के साथ प्राइम मिनिस्टर के खानदान ने, बच्चू ने, मैडम मरियम ने, मतलब जिस तरीके से उन्होंने पेश किए, सर, मैं नहीं समझता हूं फिर प्राइम पाकिस्तान में मिनिस्टर ने और क्यों किसी के क्लेम पास किया, भी सर? प्राइम मिनिस्टर इतने ने क्लेम क्यों दस्तावेजात किया, सर? मौजूद हो। देखिए, क्लेम तो इमरान खान ने भी 3 Floor of जनवरी the को house किया कि है, मेरे पास कुछ- सारे प्रूफ आ गए, अब कोई चीज नहीं रही है। मगर वो 3 जनवरी 4 वो नईम बुखारी बेचारे ढूंढते रहे कि भाई वो कहाँ है चीजें। आखिर में उसने कहना पड़ा उसको कि भाई वकील नहीं हारता है, मोक्कल हारता सर, है, अगर क्योंकि अदालत ने उन उसको सबूत 3 को जनवरी तस्लीम को कर लिया इतनी तो बड़ी ये सवाल बातें ना सुनी। करती ना अदालत सवाल जो कर, इसका मतलब है कि उन सबूत को नहीं माना गया, अदालत सर। ने कहा है कि कोई बंदा हमें सेटिस्फाई नहीं कर सका है। वो अदालत ने इमरान खान को भी कहा है, अदालत ने सिराजुल हक को भी कहा है, अदालत ने हमें भी कहा है। मैं उस चीज़ को मानता हूँ। बात यह कि इल्ज़ाम किसने लगाया है। देखिए, पनामा इशू भली बाहर से आया, मगर जो इस किस्म की जो बातें हैं, जो सियासी जो ज़बान, जिस तरीके से जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी, ये इमरान खान और ये- जो ये मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से जी इमरान यूज साहब की आप कुछ गई। कहना चाह रहे हैं, इमरान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, सर, इमरान ये खान ऐसे अगर मेरे कामत बीच दुनिया में कहना हवा चाह रहे हैं तो मारते मैं भी रहेंगे। उनके मुकेश बीच में कुमार, कहना इनको चाहूंगा, तो अपनी बताएं नौकरी हुक्म प्यारी करें। है। इनको सीधा सा पूछें एक सवाल कि जी जो ये अपने इसाक साहब हैं, इसाक डार साहब, उनके ऊपर कितना टॉर्चर हुआ होगा उस वक्त, कि उस वक्त उन्होंने बता दिया था कि ये फ्लैट इनके हैं और इस अकाउंट से पैसे गए। देखिए, वो यानी डार 10 साहब साल के पहले जिस बता रहे हैं, 10 टाइम साल पे के बाद वो कबूल ये कर रहे हैं। स्टेटमेंटें ली वो गई, 10 साल के बाद आप कबूल खुद कर रहे उन हैं कि जी चीजों को हमारा है मानते और हैं। हमने 2006 गुलशन में इम्तियाज लिया। गुल साहब भी बैठे हैं। बात ये है उस टाइम क्या हालात थे, किस सर्कमस्टेंस है, फ्री विल नहीं वो नहीं होती है। किस कदर टॉर्चर हुआ होगा, कितना टॉर्चर हुआ होगा, उसको आप इमेजिन तो करें। देखें, झूठ पे झूठ, झूठ के कभी पाँव नहीं होते। मियाँ साहब के बच्चों ने झूठ पे झूठ बोला, मियाँ साहब के वकला ने, मियाँ साहब के रिप्रेजेंटेटिव ने, इनके एमएनएज ने झूठ पे झूठ बोलते रहे। कभी कहते थे जी हमारे 2006 में हमने खरीदी है, कभी कहते नहीं खरीदी, हमारी कोई जायदाद ही नहीं है, मनी ट्रेल मौजूद है वो भी नहीं है, मियाँ साहब ने कहा डॉक्यूमेंट है वो भी नहीं है। आप तो इमरान खान के गाली दे बगैर तो आगे चलते नहीं ना। फर्ज कर लें इमरान खान का केस झूठा है, आपका तो सच्चा है ना, आप अपने तो साबित करें। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे ये बताओ इमरान इस्माइल, भला अगर इतना ही आप खान साहब की बात करें तो खान साहब और जहांगीर तरीन ने कौन सा अपना रेफरेंस क्लियर कर दिया है, उसको जायज साबित नहीं कर सके। रमेश साहब, हमारे ख़ानदान में या हमारे इधर पाकिस्तान के अंदर ना, जब किसी के वालिदैन का इंतकाल होता है ना, तो उसकी कब्र पे खड़े होकर कहते हैं कि जनाब अगर मेरे वालिद ने किसी का कुछ देना है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मैं दूंगा, आप इनको माफ़ कर दें। यहाँ उल्टा हिसाब है। यहाँ कहते हैं मेरी चोरी पकड़ी गई, कहते हैं ये तो बड़े मियाँ साहब ने किया था, मैं तो कसूरवार ही नहीं हूँ। यार, मैंने तो ऐसा कोई ख़ानदान नहीं देखा जो अपने दादा के ऊपर या अपने वालिद के ऊपर जिनका इंतकाल हो गया हो, अपने गुनाह उनके सर डाले के जी ये तो उन्होंने किया था, मैंने तो नहीं किया। सारा काला धन, सारा काला काम, मनी ट्रांसफर सब ऐसी वो चीज करके नहीं है, मैं तो ऐसी मासूम चीज हूँ, नहीं है। मैं देखो, तो किया बात कुछ का नहीं। बलंगर बनाना ये बात कोई का मसला नहीं। बलंगर बात क्या? सिंपल बिल्कुल में ये ये है तो कि बोल रहे हैं अगर कोर्ट में। जिस अच्छा, टाइम मुझे पे बता हुआ दो है, किसका हिस्ट्री पैसा अगर था? बता रहे कौन लेके इतनी गया था पुरानी दुबई? हिस्ट्री दुबई से बताना, पैसा 3 कौन लेके नस्लों गया का था? जवाब देना, ये मैं समझता हूँ पहली मरतबा हुआ है। जिनकी जान तोते में और तोता जो है वो कोकाफ में और कोकाफ जाने का रास्ता जो है मिलता डॉक्यूमेंट नहीं है मियाँ साहब के पास के जो फराहम किए जा सके। देखिए सर, ये तो इफ्तिकार आज साहब, इन्होंने जो कोर्ट हमारे में पास कह चीजें दिया अवेलेबल थी, कि जी क्योंकि हमने मार्शल लॉ कोर्ट को लग गया था, उस सेटिस्फाई मार्शल लॉ करने में की हमसे कोशिश सारे कागजात मैं गुम समझ, गए। इतना मुझे ये बताएं बेचारे कि इतने खान मासूम साहब हैं खुद ने अपना कि रेफरेंस अलावा क्यों उसके नहीं क्लियर जो किया इनकी है। अपनी प्रॉपर्टीज इन्होंने डिक्लेयर की हैं, उसके कागजात मौजूद हैं। जो डिक्लेयर करना भूल गए थे उनके कागजात भी गुम गए। जो मनी का आपको बताया नहीं ट्रेल का, उसकी भी ट्रेल भी गुम गई।
यानी पता नहीं स्टोन एज में काम करते थे, लोन लिया बैंक से, ये सुने बड़े मजे की चीज, उस वक्त लोन लिया बिल लगाने के लिए बैंक से, पैसा ट्रांसफर किया कैश, कहते हैं जी बैंकिंग, उस वक्त बैंकिंग जो थी वो ऐसी नहीं थी कि पैसा ट्रांसफर, लोन दे सकता था बैंक, लेकिन जो पैसा है वो बैंक के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो सकता था। यार किसको बना रहे हो, क्या बना रहे हो यार, पूरी कौम को आपने बना के लगाया हुआ है पीछे। मैं समझ रहा हूं पांच जज बैठे हुए हैं, वो खुद ही इसको जज करेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में करप्शन भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसे हल होना चाहिए, अफराद को भी, इदारों को भी इस लानत से पाक होना चाहिए। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की सलामती का है और उसके लिए सबसे बड़ा ख़तरा दहशतगर्दी है और उससे जुड़ी सोच है। उस सोच को और दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए अगर सीरियस एफर्ट नहीं होती तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान आने वाले वक्तों में भी मसाइल का शिकार रह सकता है। यकीनी तौर पे आज का दिन जो फ़ौजी क़यादत और सियासी क़यादत बैठी है, यकीनन कोई एक ऐसा बड़ा इक़दाम होना चाहिए, एक ऐसी बड़ी कोई हिकमत अमली मुरतब होनी चाहिए जिसके नतीजे में अब बयानात दोबारा ना देने पड़े, बल्कि लोगों को बताया जाए कि हाँ अब हमने इस मसले से मुकम्मल जान छुड़ा ली है और अब ये मसला कभी सर नहीं उठाएगा। इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।